नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिमाचल में खेला कितना बाकी, सत्ता बच गई या खेला बाकी है? 2 दिनों से बैठक पर बैठक के बाद दावा कुछ ऐसा ही है, मगर नाराजगी क्या दूर हुई है? आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अब जो चर्चा हम दंगल और हल्ला बोल में आज करने वाले हैं, देश के सियासी मैदान की, इन दोनों में हम चर्चा करेंगे। आज का दंगल हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के भविष्य को लेकर है। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के हवाले से अब तक का अपडेट यही है, हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सरकार बनी रहेगी, यानी सीएम सुक्खू ही रहेगी। दूसरा अपडेट है कि पार्टी और सरकार के बीच मतभेद दूर करने और तालमेल बनाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इधर से उधर बात करेगी, ताकि दोनों ही तरीके से अगर हम देखें तो एक समन्वय बना रहे। एक सीएम के अलावा दिल्ली के एक नेता का नाम भी इसमें होगा। तीसरा अपडेट यह है कि नाराज चल रही प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कहा है कि मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। इससे पहले स्पीकर ने कांग्रेस के जिन 6 विधायकों की सदस्यता आज से रद्द कर दी थी, उन सभी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। अब से थोड़ी देर में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन अभी की सूरत यही है कि हिमाचल में हाई वोल्टेज ड्रामा चालू, थमा नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के साथ खेला हो गया? क्या कांग्रेस नेतृत्व सीएम सुक्खू को बनाए रखकर अंदरूनी नाराजगी दूर करने की कोशिश में कामयाब हो पाएगी, या फिर जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, क्या हिमाचल में कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, बीजेपी अपने दांव आजमाने की कोशिश करेगी? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे आज दंगल में। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हिमाचल में सरकार पर संकट नहीं है, ये डीके शिव कुमार कह रहे हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक के। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हिमाचल में सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि जिन बागी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनमें से हिमाचल में कांग्रेस के बागी विधायक का रास्ता बंद है। ये उनका दावा है कि कुल्लू की तरफ जो उनका घर का रास्ता है, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का यह दावा है, मनाली में मेरे घर जाने का रास्ता बंद किया। यानी वो ये आरोप लगा रहे रवि ठाकुर कि जो बागी विधायक हैं, उनका प्रशासन के गलत इस्तेमाल के जरिए उनको परेशान किया जा रहा है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर जाने का रास्ता ही वहां पर बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, 6 के 6 जो बागी विधायक थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आज बाकायदा स्पीकर ने इसकी पूरी जानकारी भी दी है। और अब आइए आपको सुना देते हैं, आज जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर कांग्रेस पार्टी में भेजे गए थे, जिसमें डीके शिव कुमार थे, भूपेंद्र हुड्डा थे, इन सबों ने तमाम विधायकों से 1 to 1 बातचीत की है। उसके बाद सुलह क्या वो करा पाए हैं, इस पर वो जानकारी दे रहे हैं, सुन लीजिए। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें। तो सुलह कराने के बाद जो केंद्रीय पर्यवेक्षक गए थे, जिन्हें आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह सकते हैं, उन सबों ने ऐलान कर दिया कि सुलह का रास्ता निकल गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी एक बार फिर से राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर स्टूडियो में। सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, चेयरपर्सन सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन सुधांशु जी, अब आप लोगों के लिए ज्यादा बचा नहीं है। देखिए, एक गेम तो आप लोग जीत गए, अभिषेक मनु सिंघवी को हार के वहां से लौटना पड़ा। आप लोगों ने शायद पहले से जान लिया था, तभी तो 25 विधायकों पर आपने एक कैंडिडेट वहां पर राज्यसभा के लिए खड़ा कर दिया था। लेकिन अब उन 6 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो कह रहे हैं कि सुलह का रास्ता हमारा निकल गया, सुक्खू सरकार का कुछ नहीं बिगड़ पाया।
यानी कांग्रेस का आरोप है कि जो कुछ आप करना चाह रहे थे उसमें विफल हो गए। अगर कांग्रेस की, जिसकी अपने दम पे 40 की मेजॉरिटी थी और प्लस उनके पास और भी समर्थन था, आज वो ये कहने में बड़ा संतोष का अनुभव कर रही है कि हमारी सरकार बच गई। और आप समझिए, 3 पर्यवेक्षक हिमाचल जैसे छोटे राज्य, मतलब विधायक गए 6, पर्यवेक्षक आए 3, और 3 में कौन? 2 पूर्व डिप्टी सीएम भूपेश बघेल जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, और आपके हुनर के अनुपात में भेजते हैं ना सर आदमी, 2 संभालने के लिए। पूर्व सीएम और एक इनके सबसे जो सक्षम माने जाते हैं जोड़ तोड़ में डिप्टी सीएम। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब डीके शिव कुमार जी को देखा तो ये भी याद आता है, यदि कर्नाटक में 2 विधायक विपक्ष के कांग्रेस को समर्थन कर दें तो अंतरात्मा की आवाज होती है, और हिमाचल में 6 विधायक कांग्रेस के दूसरी तरफ चले जाएं तो ये जोड़ तोड़ की आवाज होती है। मुझे लगता है एक और भी कारण है। आपने देखा, कभी ऐसा आपको दिखाई पड़ा कि इतने वरिष्ठ मंत्री विक्रमादित्य जी, उनकी आंखों में आंसू थे? ये आंखों में आंसू उनके नहीं है, ये विधायकों ने जो किया इसका कोई भाजपा से लेना देना नहीं है। हिमाचल में सरकार आने के बाद हिमाचल की जनता के साथ जिस प्रकार का छल किया है कांग्रेस ने, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने कहा था आने के साथ ही हम पेट्रोल डीजल के दाम घटा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर बढ़ा दिए थे, और उसके बाद दोबारा फिर बढ़ाए, और फिर जिस प्रकार की अव्यवस्था चली है उस कारण से हिमाचल की जनता के मन में जो आक्रोश है, कहीं ना कहीं विधायक उसको समझ रहे थे और उस कारण उसकी एक अभिव्यक्ति थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो हिमाचल में हुआ है यह कांग्रेस का ही अंदरूनी मामला नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश की पीड़ा है विधायकों में जिसकी अभिव्यक्ति की थी। और अगर आप ओवरऑल पूरे भारत में देख लें तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, पहले भी मैं कह चुका हूं, जब से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चली है, मतलब कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता है, एक चरण पूरा होता है और दूसरे चरण में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो यूपी में कहां क्या लेना देना, जहां आपने 8 निकाल लिए जबकि आपके पास 7। आप देखिए, वो यूपी में प्रवेश किए और आरएलडी अलग हो गई। अब सुनिए, जिस दिन उन्होंने सपा के साथ गठबंधन की घोषणा की, समाजवादी पार्टी के साथ लोग चले गए। मतलब आप सोचिए ये हो क्या रहा है। तो समाजवादी पार्टी के भी जाएं तो राहुल गांधी की गलती है। मैं तो ये कह रहा हूं, जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं, पता नहीं कौन सा चमत्कार होता है। देखिए, वो गुवाहाटी से शुरू किए तो चौपाटी में देवड़ा जी छोड़ दिए, ठीक है। वो बंगाल में पहुंचे, दीदी ने मुंह मोड़ लिया, वो झारखंड पहुंचे, सीएम बदल गया। अगर वो बिहार पहुंचे तो जो उनके सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही उनको मझधार में छोड़ दिया। वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो आरएलडी अलग हो गया। सपा से औपचारिक गठबंधन की घोषणा का जश्न भी नहीं मना पाए थे कि समाजवादी पार्टी के ही 7 विधायक टूट गए। चलिए, आपको सुना देते हैं। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, आप ही के वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, इस पर आप फौरन सुप्रिया जी रिएक्शन दीजिएगा। कह रहे हैं अपना अल्पमत की सरकार, जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा के अंदर रहा है उस पर निंदा की हमारे विधायकों ने, सब लोगों ने। और मैं कहता हूं कि विधायकों ने ही नहीं, पूरे देश भर में इस तरह के सारे काम की निंदा हुई है जो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है। सर, क्या विक्रमादित्य से भी संपर्क हो पा रहा है? क्योंकि उनकी मदर का भी बयान आया था, उनका भी बयान आया था, हालांकि उन्होंने इस्तीफे की बात जरूर कही कि उन्होंने वापस ले लिया है। क्या वो अगर पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत? देखिए, अगर पर बात नहीं होते हैं, बात तो यही है कि पहले तो उनको ही तय करना है कि जहां वो बार बार जलील हो रहे हैं वहां रहना है कि नहीं रहना है। अगर वहां नहीं रहना है तो उनको निर्णय करना चाहिए। जब निर्णय करेंगे उसके बाद विचार करेंगे हम लोग। उनका स्वागत है। अगर निर्णय करने के बाद वो ऐसी चीजों की इस तरह का प्रस्ताव आता तो हमारा पार्टी का नेतृत्व के साथ हम चर्चा करके उस पर निर्णय करेंगे। कुछ विक्रमादित्य की मदर का भी बयान है कि इसका पूरे जो इम्पैक्ट हुआ है, इसका प्रभाव है वो लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में? देखिए, उनने सच्ची बात कह दी। जो विधानसभा के अंदर अब की बार हुआ है उसका बहुत खराब इंप्रेशन बाहर गया है। वैसे भी सरकार की लोकप्रियता जो है वो 1 साल के इस कार्यकाल में जो है वो रसातल में चले गई है। लेकिन विधानसभा के सत्र के दौरान जो व्यवहार उनका रहा उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान उनका हुआ है। आप कल्पना करिए, बजट पारित करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं, बहुमत था नहीं। विधायक दल जो हमारा बीजेपी का आधे से ज्यादा सस्पेंड कर दिया, जो कतई भी उचित नहीं है। कोई दुनिया में कोई मान ही नहीं रहा हो कि ठीक निर्णय था। और इस प्रकार से सारी चीजों को अगर हम ध्यान में देखें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान इस सारी घटना के कारण तो हुआ ही हुआ है। बहरहाल जयराम ठाकुर अभी भी मौका देख रहे हैं, मौका विक्रमादित्य सिंह की कथित नाराजगी में। हालांकि इस्तीफा देने के बाद वो वापस उसे ले भी रहे। उन्होंने कहा कि मैं इसको मंजूर करने के लिए प्रेस नहीं करूंगा। लेकिन सुप्रिया जी, एक स्थिति तो ऐसा पैदा हो गई ना, मतलब शायद ही बहुत कम उदाहरण है देश में जहां पर जिस
पार्टी का शासन हो राज्य में, वही पार्टी अपने राज्यसभा कैंडिडेट को जिता ना पाए। लेकिन इसके आगे बात संकट इस बात पर आ गई, आज भी प्रतिभा सिंह जी कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में हमें नहीं पता हम कार्यकर्ताओं को कैसे फिर से काम कराएंगे, बहुत मुश्किल होगी। तो पार्टी की आपकी फूट तो सामने है। धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। और मैं आशा करती हूं कि जैसे धारा प्रवाह माननीय सांसद जी बोले थे, मुझे भी वही धारा प्रवाह बोलने का मौका मिलेगा आपके शो पर, क्योंकि हम ही दो लोग हैं। मुझे लगता है जिस तरह की मिट्टी पलीद और जिस तरह की किरकिरी तथाकथित फर्जी चाणक्य की हुई है हिमाचल में, और मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूं, उससे भाजपा को एक सबक सीखना चाहिए। हमसे चूक हुई क्योंकि हम ये नहीं सोच पाए कि ये इतना गिर जाएंगे। हमें सोच लेना चाहिए था कि जब हमारे 43 थे, इनके 25 थे, जब ये कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे, तब शायद आंकना चाहिए था। वहां पे हमसे थोड़ी चूक हुई। लेकिन ये सरकार पर संकट करने लगेंगे, इसकी किरकिरी और इतनी मिट्टी पलीद अमित शाह की इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। मैं कुछ बातें हिमाचल की सरकार पर इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि यहां पर भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ भद्दी टिप्पणियां करी थी हमारी सरकार ने। अभी बजट पास हुआ है और वो 6 लोग जो निलंबित किए गए, बिल्कुल ठीक निलंबित किए गए हैं, और उनका निलंबन जरूरी था। इसलिए जरूरी था उनका एक्सपल्शन क्योंकि जिस बजट में मनरेगा की मजदूरी को 300 रुपए कर दिया गया, जिस बजट में 1500 रुपए लड़कियों को दिए जाएंगे, जिस बजट में 500 मानदेय बढ़ा दिया गया आंगनबाड़ी का, कंप्यूटर शिक्षक का मानदेय 1900 रुपए बढ़ाया गया, जिसमें गाय के दूध पर 45 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई, जिसमें न्यूनतम आय 21 वर्ष करी गई। मुझे ऐसा न्यूनतम शादी की जो एज होती है वो 21 वर्ष लड़की की करी गई। ये बहुत अच्छा बजट है। ये हिमाचल की जनता का बजट था, ये हिमाचल के लिए बजट था। और आपको पता है यहाँ का पैसा कहां से आएगा? शराब पर पैसा बढ़ाकर। जो ऐसी हरकतें करते हैं वो थोड़ा ज्यादा पैसा दे, शराब पर पैसा बढ़ाकर इन सब चीजों का पैसा आना था। उम्दा बजट था। उसमें जिसने गलत किया, जो अपना बजट बनाने के लिए पंचकुला में घूम रहे थे, और उसका जवाब तो भाजपा के प्रवक्ता ही देंगे कि कितना बजट डिश आउट करना पड़ा, उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। आपने मुझसे एक डायरेक्ट सवाल पूछा था और उस डायरेक्ट सवाल का बड़ा छोटा सा जवाब है अंजना जी। हर जगह चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना, हर जगह प्रलोभन से या एजेंसियों के डर से सांसदों या विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करना, नीलामी का एक बाजार लगाना और वहां पर बोली लगाना विधायकों की, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये गोवा में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ, ये कर्नाटका में हुआ, ये उन तमाम जगह हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। अभी बिहार में हुआ, उसके पहले नागालैंड में हुआ था, अरुणाचल में हुआ था, मेघालय में हुआ था, तमाम जगह हुआ था। कोशिश यहां पर विफल हो गई, और कोशिश यहां पर इसलिए विफल हो गई क्योंकि अमित शाह जी और उनकी सारा गैंग ये समझ ले कि अब ये बंद कर दीजिए। अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी। अब ये आपके 3 का जवाब 13 से देगी, और इसलिए देगी क्योंकि ये करना जरूरी है। आपके लोगों ने जब भाजपा के लोगों ने जब कर्नाटका में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने चलिए किसी को वोट दिया। वही हमारे विधायकों ने यहां पर किया, हम तब तक मान जाते। लेकिन जब इन विधायकों ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया और फाइनेंस बिल में प्रेजेंट नहीं रहे, तो इनके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए थी जो किसी भी घर के भेदी के साथ होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भाजपा जो है वो ताक लगाए बैठी रहती है और देखती है कहां पर थोड़ी अनबन हो, कहां पे महत्वाकांक्षा की थोड़ी लड़ाई हो, लाओ घी डाल दिया जाए। अगर ये घी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और से लेकर आपके राजस्थान जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्यों में चल गया जहां पर लोग एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोटे शब्दों में बस यही कहना चाह रही थी। लेकिन सुप्रिया जी, अभी रवि ठाकुर कह रहे हैं उनके घर का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पर प्रशासन ने घर नहीं जा पा रहे हैं। ये तो बदला लेने के बराबर है, ये तो गैर मतलब कानूनी है ना। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे वो शायद हाईकोर्ट भी जाएं, ये बागी एमएलए, वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे में व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, फिर 2:30 बजे के बाद वो होता है कि मीटिंग शुरू हो गई है जी। उनको उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। 4 साढ़े 4 बजे सस्पेंशन आ गया। शायद इतिहास में इतनी जल्दबाजी में कभी नहीं। अंजना जी सिंपल सी बात है, हाँ अंजना जी सिंपल सी बात है। फाइनेंस बिल जो होता है ना, उस पर व्हिप जारी होता है। पता नहीं पहली बार एमएलए बने या इसके पहले भी बन चुके थे। जब व्हिप जारी होता है तो आपको सदन में रहना होता है। 1:30 बजे अपना फोन ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपने सरकार के साथ, आपने अपनी सरकार के साथ ही नहीं, आपने उस जनता के साथ विश्वासघात किया जिसके लिए बड़ा उम्दा बजट लेकर हमारी सरकार आई। दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ चरणवंदक जो हमारी पार्टी के साथ विधायक बन गए थे, छेठो,
उनको लगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर का बेटा है, 4 बार का एमएलए, इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहा, पहली बार बना है, इनको हम निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की पूछ है, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान पे जब तलवारें खिंच जाती हैं तो चुप नहीं बैठते हैं, हम जब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की सिर फुटौल होता है तो मुंह नहीं बंद कर लेते, आंखें नहीं मूंद लेते हैं। अभी और थोड़ी व्याख्यान करने पे आ जाऊंगी तो सारी बखिया यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि मैनेज हो गया है उन लोगों का, आप लोग अपना मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप लोगों की आपसी जो लड़ाई है वो सामने आ जाती है। और दूसरा जयराम जी अभी तक मौका देख रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी, वो कह रहे हैं अगर आएंगे तो अच्छा है, अरे वो आने को तैयार नहीं है। देखिए सुप्रिया जी ने जो धारा प्रवाह बोला, मैं उनसे कहना चाहूंगा शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आप इस समय मिट्टी पलीत जैसा शब्द माननीय गृह मंत्री जी के लिए बोलते हुए आप अपनी पार्टी की कितनी मिट्टी पलीत कर रही है समझ में आता है। मतलब साहब, चुनाव हारने के बाद 40 जैसा स्पष्ट प्रबल जनादेश के बाद, चुनाव हारने के बाद कोई ये कहे कि हमारी मिट्टी पलीत हो रही है, स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 6 विधायकों ने उनका व्हिप भी नहीं माना, उसके बाद कह रहे हैं हमारी मिट्टी पलीत हो रही है। और देखिए इनकी पूरे इस प्रावाहिक प्रवचन से मैं 2 वाक्य लेता हूं। इन्होंने कहा न्यूनतम शादी की आयु 21 वर्ष की, अच्छा किया, तो असम में जो किया वो अच्छा किया या गलत किया, फिर असम में विरोध क्यों? दूसरा इन्होंने बताया कि अमुक अमुक कल्याणकारी कार्य में हिमाचल की सरकार ने बजट दिया है, और फिर कहा है पैसा कहां से आएगा, शराब पे टैक्स लगाया है, और कहा जो लोग करते वो थोड़ा ज्यादा पीते। तो मैं जानना चाहता हूं हिमाचल जैसे छोटे राज्य में कितनी शराब पी जाती है, उससे कितना टैक्स आ जाएगा, जो ये सारे आपके हिसाब से कल्याणकारी कार्य हो जाएंगे। मतलब आप ये चाहते हैं कि हिमाचल की जनता को शराब में डुबोकर आप अपनी राजनीति करना चाहते हैं, ये आपका यथार्थ नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने, क्योंकि आप ही ने कहा है एक्साइज पे टैक्स लगाया, शराब पे चूंकि जो लोग ज्यादा करते हैं उनसे ज्यादा पैसा लेना चाहिए, तो मैं संख्या जानना चाहता हूं कितना पैसा आ जाएगा। बोल लीजिए फिर बताओ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि भाई जो वहां थे वहां तो अंतरात्मा जाग गई थी, और यहां पर खुद क्या बोल गई कि भारतीय जनता पार्टी के चरण वंदन करने वाले जो लोग हमारे यहां भी थे, मुझे लगता है अपने विधायकों को पहले बिकाऊ कहना, अपने विधायकों को अस्थायी कहना, अपने विधायकों को अनैतिक कहना, फिर अपने विधायकों को दूसरी पार्टी का चरण वंदन कहने वाला, मैं शब्द के अनुसार कह रहा हूं। मुझे लगता है इससे ज्यादा मिट्टी पलीत तो कोई अपनी पार्टी के नहीं करा सकती, जो कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी स्वयं कराने में लगी हुई है, उत्तर से दक्षिण तक। हकीकत मैं आपसे बताना चाहता हूं, फैक्ट यह है कि ये उस चीज को ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाते कि जमीनी हकीकत क्या है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि तुम्हें इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और कोई एक पहली बात ही, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे, मतलब आप समझिए आधा दर्जन तो मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं, किरण कुमार रेड्डी जी से लेके और गुलाम नबी आजाद साहब से लेके हमारे कैप्टन तो अभी जीते हैं, ये सुक्खू साहब बने हैं। तो मैं कह रहा हूं 40, आप 25। आप सोचिए 1 साल के अंदर जीतने के बाद अगर ये रंगत दिख गई तो आप समझ सकते हैं जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हो ठीक है हमारे लिए, जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। सुप्रिया जी, असल में सुधांशु जी की दिक्कत यह है, आधी कविता पढ़ देते हैं, पूरी पढ़ देती हूं मैं। बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूं मैं, इन अंधे नजारों का तमाशबीन भी तो नहीं। थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे, जरा उस पर बात कर लेती हूं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। इनको हमारे एक विधायक के आंखों के आंसू से बड़े आहत थे। सुधांशु जी, जो 50 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश में पुलिस का पर्चा बढ़ा था, जो अब कैंसिल हो गई परीक्षा, क्योंकि आप एक परीक्षा नहीं करा पाए 5 सालों में, 7 सालों में, उनके आंसू दिखे आपको? 50 लाख युवाओं के, उन 14 लाख युवाओं के आंसू दिख रहे हैं जो आरओ एआरओ के लिए आज भी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, पर्चा लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल नहीं हो रही और लाठी खा रहे हैं। आपको रमेश बिंद के आंसू दिखे जौनपुर के, जिन्होंने खुदकुशी कर ली ये कहकर कि उनके ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया है और मजदूरी नहीं मिल पा रही है। आपको तरुण के आंसू दिखे जो नौकरी करता था, नौकरी चली गई और उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। आपको ब्रिजपाल के आंसू दिखे जिसने अपनी सारी डिग्रियां जलाकर कहा इन डिग्रियों का फायदा है जब नौकरी नहीं मिल रही है। जो आपके जुमले हैं उनके कारण इस देश में 2 किसान हर घंटे और 2 नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। उनका और उनके परिवारों की वेदना और उनके आंसू दिख रहे हैं आपको,
नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप सत्ता के मद में इतने मदहोश है कि आपको वो आंसू नहीं दिख सकते। और आंकड़ों पर सवाल करने से पहले थोड़ा पढ़ के आ जाया करिए। हिमाचल का एक्साइज कलेक्शन 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर था पिछले वित्तीय वर्ष में, इस बार और भी बढ़ जाएगा, 5,383 करोड़ से ऊपर था पिछले वित्तीय वर्ष में। चलिए अब बात करते हैं, इन्होंने सवाल पूछा हमें मिट्टी पलीद क्यों? इसलिए क्योंकि आप यू गो एंड ट्राई एंड फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अगर आपके ट्रबल्ड वाटर्स की ही मैं बात करूं तो जब रूपाणी जी मुख्यमंत्री थे और जो पाटिल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे गुजरात के, आपस में बातचीत नहीं थी, 3 बार वहां पर लोग बदल दिए गए। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान के बीच में क्या तलवारें खींची थी? अभी जोधपुर में के सर्किट हाउस में मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं के नारे आपके लोगों ने जबरदस्त लगाए। सुनते हैं कि वो वसुंधरा राजे जी के समर्थक थे। एके शर्मा को मोदी जी ने दूत बनाकर यूपी भेजा, 3 महीने तक बाबा उनसे मिले ही नहीं। ये जो सिर्फ फुटअव्वल पीएमओ और योगी जी और आपको तो इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी, राजनाथ सिंह जी ने बताया ही होगा, और जो अमित शाह जी के बीच में हो रहा है ये तो सबको पता है। तो मेरा मुंह जितना कम अपने सर फुटअव्वल पे पहुंचाइए उतना अच्छा रहेगा। बासवराव बोम्मई और येदियुरप्पा जी और मोदी जी के क्या संबंध है, इस पे मेरा मुंह मत खुलवाइए। अंजना जी, मैं फिर से अपने उस वाक्य पे जाना चाहती हूं और मेरा वाक्य अभी भी मैं अडिग हूं कि अगर कोई अपनी चुनी हुई जनता के साथ फरेब करेगा, अगर उनके बजट के पास होते वहां पर नहीं उसका समर्थन करेगा, जो बजट लाभकारी चीजें कल्याणकारी योजनाएं लाता है उसके साथ बिल्कुल जनता अपना वर्डिक्ट देगी, लेकिन उसके साथ कानूनन जो होना चाहिए था वो हुआ। और मैं एक बात फिर से कहूंगी अंजना जी, आज अधिकांश लोग इसको चाणक्य नीति कहते हैं, मुझे लगता है ये बड़ा गलीचपना है। कहीं पर भी जाकर बोली लगाना, कहीं पर भी जाकर विधायकों को खरीदना, अपनी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देना। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर्नाटका में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, इस सत्र से पहले जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराया, इस पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये ब्रूट मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है भाजपा का, ये उनकी वेल ऑइल्ड पॉलिटिकल मशीनरी नहीं है, ये लोकतंत्र में लोकतंत्र का चीरहरण करके विपक्ष को निगलना है। इसकी कोई चर्चा कम होती है, मुझे इस पर थोड़ी सी आपत्ति है। ये इनका ब्रवाडो नहीं है, ये इनकी उपलब्धि नहीं है, ये इनका तमगा नहीं है, ये इनका नैतिक दिवालियापन है। ये ठीक है, लेकिन सुप्रिया जी डीके साहब भी तो यही कर रहे हैं कर्नाटक में, सिद्धारमैया करें या डीके करें, वहां पर 2 लोगों का कैसे अंतर्मन जाग गया? और वो क्यों नहीं कहा जाएगा कि धन बल और दबाव का असर रहा? क्योंकि ये सवाल इनसे यूपी पर भी पूछा जा रहा है, हिमाचल में भी पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो डीके क्या कर रहे थे? वो दोनों का कैसे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और सवाल पूछना मैं बताती हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसमें कोई विप नहीं जारी हो सकती है, तो किसी ने अपने अंतर्मन की सुनकर दे दिया। अगर इन विधायकों ने अपने अंतर्मन की सुनकर ही हमारे कैंडिडेट को राज्यसभा के चुनाव में हरा दिया होता हिमाचल पर, तो शायद इनके खिलाफ शोकॉज नोटिस ही इशू होता, इनको एक्सपेल नहीं किया जाता। इनको एक्सपेल क्यों किया गया? इनको एक्सपेल करने का कारण था कि जब फाइनेंस बिल पास हो रहा था, जब बजट पास हो रहा था, जहां पर व्हिप जारी होती, वो मैं समझ गई। राज्यसभा में कोई व्हिप नहीं होता, राज्यसभा इलेक्शंस में कोई व्हिप नहीं जारी होता है, मैं समझ गई आपकी बात। तो फिर इस नियम से क्रॉस वोटिंग, बिल्कुल क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में ठीक है? मतलब अखिलेश यादव बेकार का ही आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, ठीक या गलत का फैसला जनता करेगी। जनता ने अगर आपको समाजवादी के सिंबल पर या कांग्रेस के सिंबल पर या भाजपा के सिंबल पर चुनकर भेजा है, और अगर आप कुछ वादा खिलाफी करें तो ये फैसला जनता करेगी। इसका फैसला पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि टेक्निकलिटी ये कहती है कि इसमें व्हिप जारी नहीं होती। जहां पर व्हिप जारी होती है, जब इन्होंने बजट में जाकर वोट नहीं किया तो इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि में हिस्सा लिया। तो पार्टी को जो एक्शन लेना था पार्टी ने लिया। भाजपा को लग रहा था कि हम आप लोग चुप रह जाएंगे। जी, आप लोगों की डील क्या थी? गेम खेला हो गया। जब वो वापस आए पार्लियामेंट, जब वो विधानसभा में वापस भी आए तो बीजेपी की तरफ बैठ गए, वो कांग्रेस की तरफ जाके बैठे ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ? पंचकुला आप लोग ले गए थे, पूछ रहे पंचकुला क्यों ले गए? कहना चाहूंगा कि सुप्रिया जी को खामखा में व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हुए क्रमवार जवाब दूंगा। इन्होंने पहले कहा कि इतने पेपर आउट हो रहे हैं, योगी सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की। हमारी सरकार वो नहीं है कि राजस्थान में 20 पेपर आउट हुए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर क्या कहता, मैं जादूगर हूं। ये जादूगर हूं हमारे किसी सीएम ने नहीं कहा था। दूसरा, आपने कहा किसानों के लिए एमएसपी के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन की सरकार है पंजाब में, एमएसपी लीगल कर दे, कौन रोक रहा है? हमने यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया।
हमने असम में अपना स्थानीय लॉ बना दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, केरल में एमएसपी है क्या, जहां से राहुल गांधी जी सांसद है? नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून है। तो मैं क्रमवार इनको जवाब देता चला जा रहा हूं। अगला इन्होंने कहा कि आपको पता है कि एक्साइज का कितना है, 5,900 यानी कितना करोड़ रुपए बताया हिमाचल से, और ये और बढ़ जाएगा। यानी नशे में डुबोकर शासन करना है। एक राज्य जिसकी 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, उसमें इतने 1,000 करोड़ रुपए का एक्साइज का कलेक्शन आएगा, तो आप समझ सकती हैं किस आधार पर शासन करना चाहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि सरकारों को गिराना और हमने बदल दिया। तो मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, ये भी उत्तर प्रदेश की हैं, कांग्रेस का जब 40 साल अनवरत शासन रहा, एक कांग्रेस का सीएम बताइए इसने कार्यकाल पूरा किया हो? एक भी नहीं। गोविंद बल्लभ पंत 47 से 52 वाले में रहे जब चुनाव नहीं हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले दौर में। इसके बाद सामान्यतः कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री 2.5 साल नहीं पूरा कर पाता था। अब आइए, इन्होंने कहा चुनी हुई सरकारों को गिरा देने की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस आई तो उन्होंने विपक्ष की 9 सरकारें इस आधार पर बर्खास्त कर दी कि आपकी पार्टी लोकसभा हार गई है तो उसे राज्यों में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। मैं आज की पीढ़ी कहना चाहता हूं, जाके याद करिए, अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ गई तो अपोजिशन की सारी गवर्नमेंट डिसमिस। अब आइए, 1992 में ढांचा गिरने के बाद यूपी गवर्नमेंट को डिसमिस करना समझ में आता था, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों किया? और मैं अब सुप्रिया जी से कहना चाहता हूं, पहले 50 साल जब कांग्रेस का राज रहा, बिफोर वाजपेयी गवर्नमेंट केम, एक विपक्ष की सरकार बताएं कम्युनिस्टों के अलावा जिसको कार्यकाल पूरा करने दिया हो? एक भी नहीं। मैं पूरी चुनौती से कहता हूं। और दूसरा, इन्होंने कहा अंतर्मन, हर चीज का स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूं। हाँ। जी ऐसा नहीं, बिल्कुल बिंदुवार। उनकी याद दिला रहे थे, तो क्या आपने उनसे सीख लेकर ये सब किया? ना, हमने कौन सी, अरे भाई गवर्नमेंट डिसमिस, धारा 356, हम चलने ही नहीं देंगे, बर्खास्त सरकार। यहां तो इनकी अंदरूनी समस्या आ रही है, अंदरूनी समस्या हमेशा आती रही है। 60 साल में मैं कई बार गिना चुका हूं, 67 में भी आई, 77 में भी आई, 95 में भी आई, जब कोई मोदी जी, अमित शाह जी का कोई नाम नहीं जानता था, भाजपा सत्ता में नहीं थी। अब इन्होंने कहा अंतर्मन की आवाज, इनकी बात सही है, टेक्निकली राज्यसभा में वो नहीं होता है, तो जो सपा से आए उन्होंने तो अंतर्मन की आवाज बोली। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में हिंदू धर्म और इसके बारे में जिस प्रकार की अनाप शनाप बातें बोली जा रही थी, उसे बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। और उन्होंने, अब सुनिए, एक और मैं सुनिए तो, और उन्होंने वोट डालने के बाद, मैं तो वहां था प्रत्याशी के रूप में, उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया। तो यहां तो अंतर्मन समझा जा सकता है, पर उन 2 लोगों में जिसे डीके शिव कुमार जी ने माना जाता है मैनेज किया है, उसमें अंतर्मन था, यह अंतर्धन था, यह अंतर्द्वंद जनता की नजर में सदैव बना रहे। इसका जवाब डीके वाली बात पे आप सीधा दीजिएगा सुप्रिया जी, उसके बाद अपनी बात कहिएगा, क्योंकि आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, पैकेज 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 बार बार बोल रहे हैं, और ये आरोप लग रहा है इनकी पार्टी पर। उतने ही विधायक क्यों पलटे जितना आपको जरूरत था अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने का? और वहां तो खुल्लम खुल्ला हुआ, सब टेरेस पे जाके विक्ट्री साइन दिखाने लगे। लेकिन ये जो 2 विधायक है, तो उन पर भी तो धन बल का आरोप लगेगा ही ना। हो सकता है धन बल दबाव वहां भी लगाया गया। भाई, हम इनके विधायकों को बगल वाली तेलंगाना से किडनैप कर तो नहीं ले गए, हमने जाके किसी रिजॉर्ट पर तो नहीं रख लिया, हमने उनके फोन तो नहीं ऑफ करा लिए। फोन लगा ले सुधांशु जी यहां पर बैठ के, इनके अध्यक्ष लगा ले फोन। ये अलग बात है कि ये एक्चुअली द्वंद्व तो अमित शाह और नड्डा जी के बीच में था, क्योंकि हिमाचल में खेला कराकर नड्डा जी को नीचा दिखाना चाहते थे अमित शाह, खेला बेचारे उनके साथ ही हो गया। छोड़िए इस बात को। आपने मुझसे पूछा कि उन 2 लोगों पर कुछ प्रभाव रहा होगा, पता कर लीजिए क्या प्रभाव रहा होगा। हम तो डंके की चोट पर कह रहे हैं ना कि आप हरियाणा की पुलिस आई, पंचकुला लेकर चली गई विधायकों को। आपके 2 विधायकों को कोई कहीं लेके गया था क्या? उनका फोन ऑफ हो गया था क्या? हिमाचल तेलंगाना की पुलिस आई थी क्या उन लोगों को लेने के लिए? मैं फिर से अंजना जी, सवाल ये नहीं है वो क्या कर रहे थे, सवाल आपने मुझसे पूछा ना उनके ऊपर क्या प्रभाव। मैं तो डंके की चोट पर कह रही हूं हमारे 6 विधायकों के ऊपर प्रभाव था। ये कहेंगे उनके ऊपर प्रभाव था तो पता करा लीजिए। मैं तो कह रही हूं कि प्रलोभन भी था और प्रभाव और दबाव भी था। एक बात अंजना जी दोबारा से कहना चाहती हूं, अरे उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं, उन 50 लाख लड़कों पर कुछ तो बोल दीजिए जिनकी परीक्षा कैंसिल हो गई, जिससे पैसे ऐंठ लिए गाजर मूली की तरह बेचारे, जो ट्रेनों और बसों में बस के गए थे पुलिस का इम्तिहान देने, जो 7 साल में पहली बार निकला था। उन 14 लाख लोगों पर कुछ तो कह दीजिए। आरो राजस्थान याद आ जाता है, इन बच्चों के आंसू नहीं याद आ रहे हैं। और केरला की बात करते हैं, अरे मान्यवर दूसरी तीसरी बार सांसद बन गए, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में, थोड़ा बहुत पॉलिसी के बारे में, थोड़ा बहुत इकोनॉमी के बारे में पढ़कर आया करिए। कभी कह देंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कंपनी नहीं है, कभी कह देंगे आईएम जो है 70 के बाद बना है, आपसे क्या बहस की जाए। केरला में कमर्शियल क्रॉप होती है, कमर्शियल क्रॉप स्पाइसेस, जिसका अधिकांश हिस्सा एक्सपोर्ट हो जाता है, वो एज इट इज हाई प्राइसेस पर
प्रोक्योर किया जाता है। केरला की बात कर रहे हैं, अरे फार्मर पर, यहाँ का जो किसान है वो दिल्ली आना चाह रहा है, और ये 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश एग्री क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। किसान क्या चाह रहा है? किसान दिल्ली तो आना चाह रहा है। दिल्ली किसी की बपौती है, दिल्ली पर किसी का आधिपत्य है, दिल्ली का किसी को नाम खर्रा लिखकर दे दिया गया है। देश की राजधानी है। किसान यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आके रामलीला ग्राउंड पर बैठना चाहता था, उसके लिए कीले बिछा दी, नेशनल हाईवे खुदवा दिए, बैरिकेड बोल्डर सब लगवा दिए, ड्रोनों से खोज खोज कर आंसू गैस के गोले डबकाए जा रहे हैं। 3 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं आप? एमएसपी का, और वो क्या मांग रहे हैं? वो वही तो आप मांग रहे हैं जो आपका वादा था। आप ही ने तो वादा किया था ना दिसंबर 2021 में कि काले कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं, एमएसपी देंगे। 2.5 साल से ऊपर हो गया, वो लोग यही तो कह रहे हैं कि प्रभु जो वादा किया था वही तो पूरा कर दीजिए। और कौन अड़ा हुआ है जिद पर? जिद पर केंद्र सरकार अड़ी हुई है। और मजे की बात यह है कि मैंने अपने पहले वाले आंसर में एमएसपी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो बेरोजगारों की बात कर रही थी। सुधांशु जी को पता था कि एमएसपी पर फंसने वाले हैं, तो उनको बेचारे को दिमाग में आ गया कि एमएसपी पे बोल दो। किसानों की शहादत से आपके हाथ खून में सने हुए। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत तब हुई थी, 3 से ज्यादा शहादत अब हो गई, लेकिन आपकी जिद के कारण इस देश का अन्नदाता आज आतंकवादी की तरह उसके साथ बर्ताव होता है। और जिस व्यक्ति को आपने भारत रत्न दिया ना, स्वामीनाथन जी, उनकी बेटी, नहीं 1 मिनट, उनकी बेटी कहती है ये आतंकवादी नहीं है, ये मवाली नहीं है, देश के अन्नदाता है। और उनकी रिपोर्ट को कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया जाता है। बड़ा भारत रत्न आपने दे दिया उनको। मैं फिर कहना चाहता हूं, क्यों सुप्रिया जी व्यक्तिगत कमेंट कर करके आप अपनी भी छवि खराब करती हैं? चलिए मैं जवाब देता हूं। आतंकवादी हमने नहीं कहा था। रणवीर सिंह बिट्टू, कांग्रेस के सांसद, शहीद बेअंत सिंह जी के पोते, उन्होंने कहा था आतंकवादी है। चुनौती से कहता हूं, अगर हमारे किसी सांसद ने कहा हो, आप ही के लोगों की कहानी, आप ही के लोगों की जबानी। अब मैं आपको क्रमवार उत्तर देता हूं। आपने बहुत अच्छा बोला केरल के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं आपने स्वीकार कर लिया कि ये जो कानून है ये पूरे देश पे इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। हर राज्य की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। देखिए आप बोल रही थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप मत खोइए। देखिए आपने स्वीकार कर लिया कि केरल की स्थितियां अलग हैं, इसका मतलब हुआ हर राज्य का अलग अलग है। वही तो मैंने कहा, दे दे भाई पंजाब की सरकार, कौन रोक रहा है? किसी भी चीज को अपराध घोषित करना वहां की सरकार के अधिकार में है, वो कर दे। और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, अगर इनको रत्ती भर भी भरोसा होता, 90 दिन तो रह गए सरकार बनने में, ये जाके किसानों से कहते कि तुम पीछे आ जाओ, 90 दिन बाद हमारी सरकार आने वाली, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता आएगा तो मोदी ही, इसीलिए सिर्फ राजनीति करनी है, ना अपने राज्य में देना है, ना उनको समझाना है कि तुम इधर आ जाओ। अब तीसरी बात बताता हूं, इन्होंने कहा राज्यसभा में, तो मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के चुनाव हुए, नॉर्मली 37 विधायकों पर एक सीट निकलती है, 36 विधायकों पर, क्योंकि 395 ने ही वोट किया था तो 36 पे एक सीट निकलनी थी। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉट किए, 5 फालतू। रामजी लाल सुमन जी को 40 वोट अलॉट किए, यानी 4 फालतू, जबकि उनके पास ओवरऑल में आरएलडी के हटने के बाद 4 वोट कम थे। मतलब आपने तीसरे कैंडिडेट को तो वोट अलॉटमेंट के समय ही खत्म कर दिया था। मतलब अगर आपके यहां टूट फूट नहीं भी होती तो सेकंड वरीयता में भाजपा का प्रत्याशी निकल जाता। मैं खुद ही कह रहे हैं टूट फूट, मतलब आपने तोड़ा था। अब सुनिए, तो अब इनके यहाँ टूटे कैसे, थोड़ा बताइए सर, आप ही का चुनाव था, कुछ तो समझाइए। उन्होंने तो कह दिया ना, हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बोलते थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मुख्य सचेतक कैसे अब इनको रिजाइन कर देते हैं? देखिए दोनों पार्टियों की कहानी। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, कांग्रेस पार्टी के युवराज। अब आदरणीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी की माता जी, यानी कांग्रेस की राजमाता जी, उन्होंने तो चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ दिया और वो राजस्थान से राज्यसभा चली गई। तो यदि सर्वोच्च नेताओं को ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो चुनाव जीत सकते हैं, यदि समाजवादी पार्टी को यह कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनके जो 36 विधायक वो अलॉट करेंगे, वो उनको वोट करेंगे, वो जया बच्चन जी को बचाने के लिए 5 एक्स्ट्रा वोट दे रहे हैं, रामजी लाल सुमन को बचाने के लिए 4 एक्स्ट्रा वोट दे रहे हैं, तो भाई आपको अपनों पर यकीन नहीं है और आरोप दूसरों के ऊपर है। ये तो इन पार्टियों के किरदार से पूरी तरीके से साफ है। यानी अब बिल्कुल साफ हो गया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 400 पार एनडीए, 370 पार भाजपा और 80 में 80 उत्तर प्रदेश में। एक सवाल आपसे पूछ रही हूं, भगवान राम के मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन ये 7 विधायक ठीक रह गए, तब उनका अंतर्मन जो है नहीं जागा। उसके बाद से आइए, जब वो उस पर बाकायदा एक रेजोल्यूशन लाया ना, उसमें भी उन्होंने एंटी वोट किया विधानसभा में, तब भी उनका अंतर्मन नहीं जागा।
7 विधायक जितना आपको चाहिए था, उन्हीं 7 विधायकों का राज्यसभा चुनाव के ही दिन अचानक से कैसे अंतर बना? अच्छा, उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ जाए उसको कांग्रेस वाले आंसू निकलवा देते हैं। विक्रमादित्य जी के साथ भी यही हुआ, समाजवादी पार्टी में हुआ। वहां तक तो एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि जाना नहीं जाना। यह बयान कि हिंदू धर्म एक धोखा है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके बाद दिया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो मूर्ति उर्ति में कुछ नहीं होता है। तो ये सातों तो स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से कहना निकले। चाहता हूं, एक बात सैद्धांतिक है जो समझ में आती है, परंतु दूसरी तरफ की बात तो समझ ही में नहीं आती है। 5 विधायक काहे एक्स्ट्रा वोट दे दिए भाई, 4 काहे एक्स्ट्रा दे दिए? और राहुल गांधी जी, अगर आज भी अभी सुप्रिया जी से पूछा जाए, ये चेयरपर्सन भी हैं, कि राहुल गांधी जी लड़ेंगे या नहीं अमेठी से, तो मेरे विचार से ये कहा जाएगा कि ये उत्तर मतलब ये ठीक है, इनको अधिकार भी नहीं है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी तय करेगी। पर अगर आज की डेट में खड़गे जी से भी पूछ लिया जाए तो शायद वो भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक यात्रा के ऊपर चले हुए हैं और वो यात्रा इतनी शानदार है, वो जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पर वो स्थिति है कि दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। कांग्रेस वाले कहते हैं हम रह गए अकेले रे। हर तरफ जो पार्टी उनके साथ आ जाती उसमें गड़बड़ा जाता। तो एक लाइन में कहूंगा, अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर विरोधों से भरी हुई पार्टी, आशंकाओं से भरा हुआ नेतृत्व, वो पूरी तरीके से जनता के द्वारा तिरस्कृत हो रहा है। अमेठी से क्या लड़ेंगे राहुल गांधी या फिर वहां का मोर्चा छोड़ देंगे अब हारने के बाद? सुप्रिया जी। नहीं, सवाल तो यह है कि 38 लोगों का भानुमति का कुनबा जोड़ा इन्होंने। पहले कहते थे एक अकेला, फिर जब इंडिया गठबंधन देखा दौड़े दौड़े गए 38 लोगों को ले आई। ये अलग बात है कि उन 22 में से जिनके 0 सांसद है, कुछ ऐसी पार्टियां जिन्होंने आज तक चुनाव ही नहीं लड़ा। 38 लोगों का गठबंधन, भानुमति का कुनबा इन्होंने बनाया। इनकी एक भी सीट तय नहीं हुई है। हमने तो अपना गठबंधन यूपी में आम आदमी पार्टी के साथ 5 जगहों पर अनाउंस कर दिया। इस हफ्ते बाकी और गठबंधन अनाउंस हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि ना इनको दिखता है ना मीडिया को वो दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा कि इनके यहाँ कितना अंतर विरोध है, वो अलग चीज है, छोड़ दीजिए उन चीजों को। 400 पार 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, 400 पर। अरे 400 पर जवाब नहीं दिया 400 में सुप्रिया जी कंफ्यूज आपने। हो गए। ये 400 BC का नहीं चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। पहले बोल लूं, जैसे उनको सुन रही थी, मुझे भी 2 मिनट सुनिए। टाइम खत्म। ये 400 BC का चुनाव नहीं है, ये 400 का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। और रामचंद्र जी पर तो आप लोग बात किया मत करिए, क्योंकि इतने की टाइम इजाजत देता है। 2 लाइन में अपना जवाब दे दीजिए, सिर्फ 2 लाइन। मैं एक लाइन में जवाब वो कह रहे नहीं है चुनाव। एक लाइन में जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश में भैया यानी राहुल गांधी जी, और बबुआ यानी अखिलेश जी, और बुआ जी, सबका संकट एक है। आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। इसी के साथ दंगल में इतना ही।